Hello students, welcome again in the chapter General Principles and Processes of Isolation of Elements। तो आज हम थोड़ा सा रिकैप्चर करने वाले हैं इस चैप्टर में जो आपको दिक्कतें आ रही हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी क्वेरीज पूछी हैं, तो एक बार फिर से हम उन्हीं स्लाइड्स को देख रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मिनरल्स एंड ओर्स। तो इसमें मिनरल में जैसे ही हमने एग्जाम्पल लिया था, एल्यूमिनियम हैज़ टू वेल नोन मिनरल्स बॉक्साइट एंड क्ले। तो ध्यान देना है, बॉक्साइट एंड क्ले दोनों के दोनों ही एल्यूमिनियम के मिनरल्स हैं, पर बॉक्साइट उसका और भी है, मिनरल भी है और भी है, जबकि क्ले केवल उसका मिनरल है। क्योंकि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालना प्रॉफिटेबल भी है और कन्वीनियंट भी है। ये कम लागत में निकल जाता है और आसानी से निकल जाता है, जबकि क्ले से अगर हम एल्यूमिनियम को निकालना चाहें तो एक तो बहुत कम होता है ये इसमें, तो ना तो प्रॉफिटेबल होता है और ना ही ये आसानी से निकलता है। तो दोनों के डिफरेंस को ध्यान में रखना है। मिनरल वाइड है, मिनरल के बीच से वे मिनरल जिनसे कि हम मेटल को, एलिमेंट को आसानी से और प्रॉफिटेबली कम खर्च में निकाल सकते हैं, कम लागत में निकाल सकते हैं, वे उसके ओर्स हो जाते हैं। फिर हमने मेटलर्जी पढ़ी। मेटलर्जी में कंसंट्रेशन के तरीके थे। कंसंट्रेशन के तरीकों में एक लीचिंग प्रोसेस था हमारा, फ्रोथ फ्लोटेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो सबसे पहले हम इसमें जो क्वेरीज बच्चों ने ज़्यादातर पूछी हैं वो फ्रोथ फ्लोटेशन को लेकर पूछी हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द वेटिंग प्रोसेस ऑफ ओर एंड गैंग। ये इसका प्रिंसिपल है, मतलब ओर तेल से भीगता है, ऑयल से भीगता है, और गैंग पार्टिकल्स जो हैं, अर्धी इम्प्योरिटीज़, वो पानी से भीगती हैं। इसीलिए बेसिक डिफरेंस उनका वेटेबिलिटी का है। इसके लिए हम उसमें कुछ कलेक्टर्स डालते हैं, जैसे पाइन ऑयल है, फैटी एसिड है, ज़ैंथेट्स। ये एक्वस सस्पेंशन में डाला जाते हैं, जिससे कि वेटेबिलिटी का डिफरेंस बढ़ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा गैंग पार्टिकल्स हमारे झाग में आते हैं और कम से कम पानी से भीगते हैं, जबकि जो गैंग पार्टिकल है वो कम से कम झाग में आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी में भीगते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर था, ये झाग अपनी अवस्था में बना कैसे रहेगा, उस स्टेट में बना कैसे रहता है। झाग को एक्चुअली जब वो बन जाता है तो स्कम किया जाता है, जैसे आप मलाई उतारते हैं दूध के ऊपर से, वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही उस झाग को निकाला जाता है। तो झाग थोड़े समय तक बने रहना चाहिए, तो उसके लिए इसमें स्टेबलाइज़र, फ्रोथ स्टेबलाइज़र, जैसे क्रिसॉल हुआ, एनिलीन हुआ, ये सब मिलाए जाते हैं, जिससे कि वो उस स्टेट में बना रहता है जब तक कि हम उसको बाहर नहीं निकालते। तीसरी चीज़ थी इसमें डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट उस समय इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा सल्फाइड और होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड हुआ, लेड सल्फाइड हुआ, विच प्रिवेंट्स जिंक सल्फाइड फ्रॉम कमिंग इनटू फ्रोथ। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड दोनों को कहीं किसी काम से जाना था, पर आप अपने साथ जिंक सल्फाइड को नहीं ले जाना चाहता, लेड सल्फाइड। तो उसने क्या किया, उसने उसके एक फ्रेंड को बुलाया, दैट इज़ NaCN। NaCN इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, तो वो उसके साथ क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और वो घुली हुई अवस्था में, डिज़ोल्व फॉर्म में चूँकि वो रहता है, तो जिंक सल्फाइड हमारा झाग में, फ्रोथ में नहीं आ पाता। इसके बाद हमारा प्रोसेस है लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस में वैसे आपको बहुत सारी इक्वेशंस दिख रही हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो ओर है हमारा, जिसको कंसंट्रेट करना है, उसको किसी केमिकल में घोला जाता है। डिसोल्यूशन इज एक्चुअली अ फिजिकल प्रोसेस, बट इन लीचिंग देयर इज अ केमिकल प्रोसेस। वी आर यूजिंग सम केमिकल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ओर, जिसको हम चाहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्साइट ओर है हमारा एल्यूमिनियम का, तो बॉक्साइट को डिज़ोल्व किया NaOH, NaOH की रिएक्शन होती है,
और इसका एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स डिज़ोल्व फॉर्म में रहता है। इम्प्योरिटीज़ की कोई रिएक्शन ही नहीं होती। जब इम्प्योरिटी रिएक्शन नहीं करेंगी तो जब से छान के जो नीचे हमारा फिल्ट्रेट आता है तो उस फिल्ट्रेट में केवल एल्यूमिनियम का वो जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट, केवल वही रहता है। और इस सोडियम एल्यूमिनेट से हम वापस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं बाय हाइड्रोलिसिस और बाईपासिंग कार्बन डाइऑक्साइड और सबाई सामान्य मेथड। तो यहाँ पर हमने जब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोबारा मिलता है तो वो इस बार विदाउट इम्प्योरिटी अर्ध इम्प्योरिटीज़ होता है। इसको गर्म करते हैं, रोस्टिंग करते हैं इसकी, और हमें अनहाइड्रस एल्यूमिना मिल जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस किया जाता है किसके लिए? सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। सिल्वर को डिज़ोल्व करते हैं हम सोडियम साइनाइड में या पोटेशियम साइनाइड में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। चूँकि इम्प्योरिटी आपका कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी तो वो कहाँ रहेगी? अनडिज़ोल्व फॉर्म में रहेगी। फिर जैसे आपने चाय छानी तो चाय पत्ती तो घुली नहीं तो वो ऊपर रह गई, आपकी चीनी घुल गई, दूध घुल गया, तो वो किस में आ गया? वो छने हुए नीचे जो होता है हमारा फिल्ट्रेट उसमें आ गया। तो हमारा क्या हुआ? ये डाइसाइनो अर्जेंटेट, इसमें केवल हमारा जो सिल्वर है उसका ही कॉम्प्लेक्स है। फिर इसको रिड्यूस करते हैं हम जिंक से। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, चूँकि जिंक रिएक्टिव मेटल है तो आसानी से इसको डिस्प्लेस कर देता है यहाँ पर, और सस्ता भी है। गोल्ड और सिल्वर महंगे मेटल हैं तो इसको डिस्प्लेस करके हम रिड्यूस भी कर देते हैं, तो दोनों काम होते हैं। सोडियम साइनाइड को दो जगह इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा ध्यान देना। एक क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस इन दिस प्रोसेस, तो उसमें सोडियम साइनाइड है। तो सोडियम साइनाइड हमने इससे पहले पढ़ा था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एज अ डिप्रेसेंट। तो ये डिप्रेसेंट कहाँ पे काम करता है? फ्रोथ फ्लोटेशन में। पर यहाँ पर ये क्या, लीचिंग के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे ये गोल्ड का हो गया। गोल्ड भी पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाया, और इस कॉम्प्लेक्स से फिर हमने रिड्यूस कर लिया जिंक को। तो जब इसकी मेटलर्जी कराई जाती है तो मेटलर्जी में इनके जो लीचिंग प्रोसेस है उससे कंसंट्रेट करते हैं, एंड ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन वी आर हैविंग द मेटल इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। अब इसकी रिफाइनिंग करेंगे। तो रिफाइनिंग के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जनरली यूज़ करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बहुत प्योर फॉर्म में चाहिए। गोल्ड में अगर थोड़ी सी भी मिलावट हुई तो हमारे लिए बहुत महंगी पड़ जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? उसको बहुत अच्छा प्योर फॉर्म में अगर हमें चाहिए देन वी यूज़ द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आगे इसमें हमने एक्सट्रैक्शन के लिए रोस्टिंग कैल्सिनेशन पढ़ा था। दोनों के डिफरेंस हैं बहुत अच्छे से, जो कि 10th में भी पढ़े हैं वैसे हमने, और अभी फ़िलहाल रिकॉल भी किए थे। कैल्सिनेशन नाम में ही है, कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और रोस्टिंग जो होता है सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा कॉपर की जो पायराइट है उसमें आयरन की इम्प्योरिटी होती है। फिर ये थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स हमारे आ गए थे इसमें। थोड़ा और आगे चलते हैं और एलिंगम डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर एलिंगम डायग्राम में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो हमारे कर्व्स हैं, ये जो कर्व्स हैं वो किन के लिए बनाए गए हैं? These are for the oxidation of metals, non-metals और sometime it is compound। सब में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है, और ये ऑक्सीजन आप देख रहे हैं जितनी भी रिएक्शंस इसमें लिखी गई हैं उन सब में 1 मोल ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात है, ये ग्राफ्स हैं किस किस के बीच में हैं? डेल्टा जी। डेल्टा जी होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच में। तो ये जो ग्राफ प्लॉट किए गए हैं इसमें हम देख रहे हैं टेम्परेचर के साथ साथ डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ रही है, और यहाँ पर किसी किसी ग्राफ में अचानक से बहुत ट्विस्ट आया है, अचानक से डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ी है। ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे जिंक में था तो यहाँ पे हमारा जो जिंक है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सेम कंडीशन इज़ फॉर मैग्नीशियम। जब भी फेज ट्रांजिशन होगा, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी, तो हमें ग्राफ में ये चेंज देखने को मिलेंगे। यहाँ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का ग्राफ है, और ये एक जगह पर क्रॉस कर रहे हैं। अगर किसी मेटल का या किसी कंपाउंड का ग्राफ
फॉर इट्स ऑक्सीडेशन इट हैज़ अ लोअर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, जिसकी डेल्टा जी वैल्यू कम है, मतलब वो नीचे है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उतना स्टेबल नहीं है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर देगा, उससे ऑक्सीजन ले लेगा। मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को आसानी से रिड्यूस कर सकता है इस टेम्परेचर से नीचे। पर मैग्नीशियम एक महंगा मेटल है, ये भी ध्यान में रखना है, किसी सस्ते मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए महंगे मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है या उसको यूज़ नहीं किया जाता एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ये थर्मोडायनेमिकली तो पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट यूज्ड। आफ्टर दिस टेम्परेचर द एल्यूमिनियम का जो ग्राफ है वो नीचे चला गया, मैग्नीशियम का ऊपर चला गया। तो इस टेम्परेचर से ऊपर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस करेगा। जिंक के लिए हम कोक को ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे के ऊपर जाने पर कोक इसको रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसका ग्राफ नीचे चला गया है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ कभी भी जिंक के ग्राफ से नीचे नहीं गया। आयरन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर कोक ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कम टेम्परेचर पर इसका ग्राफ आयरन के ग्राफ के नीचे है, तो इसीलिए ये इसके लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि हम कम टेम्परेचर चाहते हैं। कम टेम्परेचर पर हमारा फ्यूल कम लगता है, कॉस्ट कम आता है। हालांकि हाई टेम्परेचर पर कोक भी इसको रिड्यूस करेगा, आयरन के ऑक्साइड को। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें से आराम से बन जाते हैं। ये रिएक्शंस हैं, डिफरेंट रिएक्शन। ब्लास्ट फर्नेस की जो रिएक्शंस हैं उनको हमने जोन वाइज उसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर ये हमारा ये जोन है, इट इज़ कॉल्ड द कंबशन जोन। कंबशन जोन में जो कार्बन है पहले वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो ऊपर की तरफ उठेगी और नीचे गिरते हुए कोक के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। तो ये दो रिएक्शन है हमारी किसकी, कंबशन जोन की। फिर ऊपर ये जब गैस ऊपर जाती है तो ये रिडक्शन जोन है, थोड़ा रेड जो दिख रहा है ना, तो इसमें रिडक्शन की रिएक्शन होती हैं। आयरन का ऑक्साइड है, ये हमारा Fe2O3 जो कि हेमेटाइट है, Fe3O4 में चेंज हो जाता है, Fe3O4 FeO में चेंज होता है, और यहाँ नीचे FeO फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होके Fe में कन्वर्ट हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे ये सबसे नीचे जो रिएक्शन दे रखी है ये भी होती है। इसके अलावा बीच की जो दो रिएक्शंस हैं, दीज आर कॉल्ड स्लैग फॉर्मेशन जोन। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हुआ, और ये कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअली फ्लक्स का काम करता है। फ्लक्स वो होते हैं जो कि स्लैग फॉर्मेशन, जो इम्प्योरिटी होती है और के अंदर, उससे रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, स्लैग बनाते हैं, और ये स्लैग को हम फिर सेपरेट कर लेते हैं। तो ये स्लैग फॉर्मेशन जोन की रिएक्शन हमारी हो जाती हैं।